तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना देखो बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए। इसके अलावा आपके लिए ये आईए और संगणक की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये टॉपिक बहुत काम है। आज हमारी जो पहली क्लास लेने वाली है ये आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसमें जो सिलेबस चलेगा वो अपने जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। वैसे आपके जो हर एग्जाम जिसमें भी आपके कंप्यूटर आता है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो अपने को क्या है कि जब भी अपने वैसे तो कंप्यूटर के बारे में सभी को पता होगा सारी चीजें, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऐसे आता है तो उस क्वेश्चन को अपने क्या है कि सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है या जो हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो अपने वहां तक उसके करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए अपने को क्या है कि सारी चीजें अच्छे से जानना जरूरी है। तो इस क्लास में हम जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, कंप्यूटर से पहले क्या डिवाइस थे। आज इस क्लास में सिर्फ अपने इन्हीं के चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले चीज़ें कुछ बता दूं मैं आपको। देखिए बेसिक पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर की बात करें और लैपटॉप की भी अगर अपने बात करें तो लैपटॉप में तो इसका अंदर ही कीबोर्ड होता है, इसमें अलग से आपको कीबोर्ड लगाना पड़ता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये माइक्रोफोन है, ठीक है, माइक वगैरह, और ये स्पीकर है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं उनके बारे में भी अपने डिटेल से जानेंगे। तो ये जो बाहर वाली चीजें हैं ना सारी, और ये जैसे सीपीयू हो गया, अब सीपीयू के अंदर जैसे मदरबोर्ड हो गया, ये सारी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि जिसे अपने छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जिसे अपने छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर होगा आपका। ठीक है, जैसे अपने अंदर कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे अपने टेलीग्राम चला रहे हैं तो वो सारा सॉफ्टवेयर वगैरह है। इसके बारे में अपने डिटेल से जानेंगे। पहले अपने ये जानेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो कंप्यूटर की जो क्या है कि 5 पीढ़ियों में इसको क्या डिवाइड किया गया है, और हर पीढ़ी में एक अलग फीचर हुआ करता था। ये फीचर दे रखा है और इसमें एक करेक्टरिस्टिक दे रखा है, और ये सिस्टम के नेम दे रखे हैं कि क्या क्या यहाँ पे सिस्टम बनाएंगे इनके आधार पर, मतलब इन चीजों को यूज करके क्या क्या यहाँ पे सिस्टम बनाएंगे। तो वो सिस्टम देखते हैं क्या सिस्टम है। अब देखो जो पहले बात करेंगे अपनी प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत जो मानी जाती है 1942 से 1956 के मध्य दोस्तों इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें क्या है कि आपके डिवाइस, ये वैक्यूम ट्यूब दिख रही होगी, वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो अब आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, पंच कार्ड कहाँ पे यूज किए गए। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये सब किया गया, पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग यहाँ पे किया गया। ये क्या है कि पहले ऐसी एक मशीनें बनाई गई जिनसे अपने क्या कैलकुलेशन कर पाए। इनका पहले ये कोई मकसद नहीं था कि अपने यहाँ पे अंदर और कुछ चलाएंगे या और कोई सिस्टम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। पहले सिर्फ इनका जो मेन पर्पज था वो कैलकुलेशन का था। ठीक है, कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कैसे इजीली सोल्व हो, तो यही पर्पज होता है पहले। फिर इसमें क्या है कि जो ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करती थी और बहुत ही महंगी थी और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती थी, मतलब एसी बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाने पड़ते थे इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसका साइज भी बड़ा था और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। इसके तहत आपके देखो जो बनाए गए टीबीएम 401, पीडीवैक, इनियक, तो ये आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो आपका इनियक है ये कौन सी पीढ़ी का है, तो प्रथम पीढ़ी का है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीजों को ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो याद होगा। और पहले आपको क्या है कि सारी चीजें जाननी है अच्छे से कि प्रथम पीढ़ी में क्या बना, इनियक और पीडीवैक। ठीक है, इनियक ईडीवैक दोनों क्या प्रथम पीढ़ी के हैं, टीबीएम 701 भी प्रथम पीढ़ी का है। अब अपने आ जाते हैं कौन से दोस्तों, दूसरी पीढ़ी पे। इनको अपने विस्तार में भी हिंदी में भी आगे लिखा हुआ है, उसमें भी जानेंगे, हर चीज यही रहेगी सेम। फिर इसका पीरियड माना जाता है 56 से 65 तक का। अब इसमें क्या है कि आपको याद रखना है, इसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग में लिए गए। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो आपने देखे होंगे, ट्रांजिस्टर
जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं छोटे छोटे, उसमें ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप भी यहाँ पे प्रयोग में ली गई, मैग्नेटिक टेप्स। और इसमें क्या है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, फास्टर था, स्मॉलर था और थोड़ा कॉस्टली ज्यादा था बस, और उससे थोड़ा छोटा था। तो इसमें जो यहाँ पे बनाए गए हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 7030, तो ये सारी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। तो ये एग्जाम सिस्टम याद रखने हैं कि जो सेकंड जनरेशन के इसमें से सिस्टम कौन कौन से हैं, और सेकंड जनरेशन में आपकी क्या क्या चीजें, हार्डवेयर फीचर क्या क्या थे, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप थी। अब बात करेंगे दोस्तों थर्ड जनरेशन की। अब थर्ड जनरेशन में क्या होता है, 1965 से 75 तक का समय होता है। अब ये इसमें क्या IC चिप प्रयोग में ली जाने लगी। अब जो बड़े बड़े सर्किट थे ना, उनको छोटा कर दिया बिल्कुल ही, बहुत बड़ी बड़ी, और लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, मतलब इसमें मैग्नेटिक टेप भी यूज की गई और डिस्क का साइज भी बढ़ा गया, मतलब स्टोरेज क्षमता भी इसकी बढ़ गई। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था OS, फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल था, इजियर टू अपडेट था, अपडेट भी इसे अपने आसानी से कर सकते थे। IBM 360-70 आपकी आ जाएगा थर्ड जनरेशन में। 6600 याद रख लेना, 811 याद रख लेना, जहां भी लास्ट में 360, 70, 6600, 811 हो तो समझ लेना थर्ड जनरेशन के हैं। 7030, 1604, ये 4 का जो पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, 4 चौके 16, इस हिसाब से थोड़ा याद रख लेना। तो ये सेकंड जनरेशन में आ जाएगा। फोर्थ की बात करेंगे तो 75 से दोस्तों 88 का जो समय है, ये फोर्थ जनरेशन या चौथी पीढ़ी का समय रहता है। इसमें आपकी क्या है कि ICS विद VLSI टेक्नोलॉजी यूज की गई। अब आपकी क्या है कि सेमीकंडक्टर यूज होने लगे IC की जगह पे, क्या, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लोपी पोर्टेबल, फ्लोपी आने लगी। फ्लोपी में देखो देखो फ्लोपी के बाद अपने क्या आई, फ्लोपी के बाद CD वगैरह आई, DVDs आई, ऐसे। तो फ्लोपी आपके कहाँ पे, कौन सी, चौथी जनरेशन में यूज होने लगी थी। यहाँ पे आपका मल्टीपर्पज GUI, यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उप्स वगैरह, यहाँ पे लैंग्वेज, स्मॉल, अफोर्डेबल, इजी हो गया, ठीक है, अपडेट भी। अभी इसमें जो आए Apple II, वैक्स 9000, Cray 1/2, तो ये सारे आपके चौथे पीढ़ी के उदाहरण हैं। अब आपकी बात करेंगे दोस्तों पांचवी पीढ़ी, जो अभी से लेके 1988 से लेके अभी तक चल रही है। इसमें ICS और अब ULSI डाल दिया, VLSI से थे, ठीक है। पहले VLSI सिस्टम था, अब ULSI, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क वगैरह आ गई। अब तो दोस्तों SSD आ गई है, जिससे स्पीड और भी फास्ट हो गई है। पहले HDD आती थी, तो उससे और भी फास्ट अब SSD आने लगी। अब हर कोई SSD को प्रेफर कर रहा है। ऑप्टिकल डिस्क आने लग गई, वही CD की बात कर रहा है ये। पावरफुल, हिपर रिलायबल और रैपिड सॉफ्टवेयर, जो सस्ता भी होता गया, और आज के टाइम में आपको बिल्कुल सस्ते कंप्यूटर मिल रहे हैं। IBM पेंटियम और परम है, ये सारे आपके इसके पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है। तो याद रखना परम कौन सा है, पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। तो ये 500 पीढ़ियां थी। अब इनके बारे में थोड़ा वही चीजें बार बार में वही लिखी गई है, वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। सेम जो मैंने पहले बात बताई ना, वो यहाँ पे सारी थ्योरी में लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पे क्या है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड और कागज टेप द्वारा दिया जाता था। पहले एक समय में एक ही समस्या हल करते थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक समय में एक ही समस्या। ये वैक्यूम ट्यूब इस टाइप की होती थी, आप देख सकते हो। इसमें एक ग्लास एनवलप, एक प्लेट, एक फिलामेंट, एक ग्रिड लगी होती थी। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था आपने, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। बस इतना याद रखना है आपको, ट्रांजिस्टर का यहाँ पे प्रयोग होने लगा। अब इसमें क्या है कि और क्या चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइम पे है ना, दूसरी पीढ़ी में 2 लैंग्वेज अपडेट हुई थी। कौन सी, कोबोल और फोर्ट्रॉन। तो ये दोनों लैंग्वेज है ना आपकी, ये उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो ये पूछा जाएगा आपसे, कोबोल और फोर्ट्रॉन का विकास कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय हुआ, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय हुआ। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर था दूसरी में, अब क्या है, IC आने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC चिप्स यहाँ पे यूज होने लगी। और इसके समय कौन कौन सी, फोर्ट्रॉन 4 और पास्कल जैसी
बेसिक यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह डेवलप होने लगी। फिर बात करेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। यहाँ पे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, ठीक है, और VLSI यहाँ पे सिस्टम चल जाता है। और 1971 में इंटेल ने यहाँ पे एक चिप विकसित किया। और इंटेल के ही मेन दोस्तों आज के टाइम में जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे ये मदरबोर्ड है ना, तो इसके अंदर एक प्रोसेसर लगता है मेन, वही दिमाग होता है कंप्यूटर का, पूरा दिमाग वही होता है, वही सिस्टम सोल्व करता है, जो भी अभी कैलकुलेशन वगैरह है वही करता है। उसके बारे में भी अपने आगे जानेंगे डिटेल से। फिर इससे क्या है कि डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का नाम दे दिया। और चौथी पीढ़ी में आपकी जो C++ लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती है। फिर पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं तो ULSI सिस्टम आ जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक शामिल कर लिए, मतलब और उसे छोटा बना दिया गया बिल्कुल। इसके समय देखो आपके जावा, VB और .NET जैसी जो वो भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, ये यहाँ पे विकसित हुई। देखो इन भाषाओं का प्रयोग है ना, अपने क्या कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, तो इन जो लैंग्वेज वगैरह है, जो भी आज के टाइम में और भी लैंग्वेज आ गई है, जावा, पाइथन वगैरह, तो सभी लैंग्वेज वगैरह का उपयोग करके अपने क्या है कि एक ऐसा इंटरफेस तैयार करते हैं कोडिंग से, कि अब अपने फेसबुक में ये मान लो ऊपर मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, तो उसका फिक्स कोड है कि इस कोड से ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, जो भी आप टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं अपने। अब थोड़ी अपने पीछे अगर जाएं, मतलब अभी तो हमने क्या 5 वीडियो की बात की, अब थोड़ा और पीछे जाएं सालों साल, तो जब क्या है कि कैलकुलेशन के ऐसे डिवाइस आते थे, एबेकस वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें स्लाइड ऊपर नीचे करके यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती थी, जिसमें क्या है कि 8 अंकों तक यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती थी। 12वीं शताब्दी के आसपास ब्लेज पास्कल ने एक संख्यात्मक पहिया भी यहाँ पे कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया, और इसको पास्कलिन दिया था इस मशीन का नाम इसने। और फिर इसके बाद और भी धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि विकसित होती गई, इसको ही अपडेट करते गए। और चार्ल्स, जैसे अभी इसके पश्चात क्या है कि एक चार्ल्स जेवियर कोलमार आते हैं, ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर भी शुरू करते हैं, ठीक है। इतना ये वाला जो स्लाइड है, ये अपने के एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज होगी मैं आपको बताता चलूंगा। फिर क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो ही आपकी समीकरण वगैरह है, ये भी हल करने के लिए और भी यहाँ पे नई नई चीजें आती है। अब जो चार्ल्स बेबेज है ना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका निभाते हैं। जो चार्ल्स बेबेज है, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इनके साथ एक बंदा था अगस्ता एडिकिंग, ठीक है। ये मशीन के डिजाइन बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और एक नई प्रोग्रामिंग भाषा ADA का भी यहाँ पे इसके नाम पे, अगस्ता एडिकिंग के नाम पे यहाँ पे इसका नाम भी दिया गया था। तो जो चार्ल्स बेबेज है ना, ये कंप्यूटर के जनक भी कहे जाते हैं। और आधुनिक समय में जो कंप्यूटर के बुनियादी तत्वों की यहाँ पे चर्चा की गई है, और 50,000 से अधिक घटकों से मिलकर ये पहले बनाया गया था। ये देख सकते हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड था। और अब फिर इसे क्या है कि ऐसे कंप्यूटरों को धीरे धीरे एनालिटिकल इंजन बनाया गया। एक तो पहले मैंने आपको बताया ना, सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से ही इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके यही सारी बातें बताई गई है जो हमने पढ़ी की। फिर ENIAC वगैरह आ गया, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपने क्या बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की। www अपने लगाते हैं जब भी कोई URL ऊपर लिखते हैं www. जो भी आपको जैसे google.com खोलना है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार 1990 में हुआ था। तो ये पता होना चाहिए आपको कि 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार होता है, ठीक है। कई ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी वहां पे आने लगे बाहर, ठीक है, इस समय में। फिर बाद में अब तो स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम की दोस्तों परिभाषा दे रखी है बेसिक, बाकी ये चीजें हमने पहले ही देख ली है। तो ये सारी चीजें है ना, देखो ये मॉनिटर हो गया, ये CPU हो गया आपका, और ये सारे आपके किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपके एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाएंगे। ये आप यूजर कहलाओगे। तो जो कंप्यूटर चलाएगा वो क्या कहलाएगा, यूजर। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी आएगी डेटा, जो आपका डेटा होगा वो सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। इनको भी अपने जानेंगे अच्छे से। अब क्या है कि ये कुछ सूचना प्रणाली के यहाँ पे 5 भाग है, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एंड पीपल लॉग। पीपल लॉग मतलब आप खुद,
ठीक है। तो जो कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी, मोर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव बनाया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, मतलब हर काम को आसान किया जा सकता है, कहने की बात ये है। फिर प्रोसीजर वगैरह, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अभी हमने पढ़ा, और डेटा जो अपने को शो हो रहा है, जो हमने इमेज में देखा वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसकी क्या है कि कुछ विशेषताएं हैं, स्पीड इसकी है, शुद्धता है। तो जो कंप्यूटर है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर है तो ये GIGO, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पे काम करता है। मेमोरी आपके कैपेसिटी के हिसाब से कितनी भी आज के टाइम में हो सकती है, 1 TB 2 TB। ठीक है, पहले GB से स्टार्ट होती थी, पहले तो KB से होती थी, फिर ठीक है KB से MB में, मेगाबाइट, ठीक है, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट अब चल रही है। तो मेमोरी आप कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे। अब बात आती है दोस्तों सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को क्या है कि दो भागों में बांटा गया है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको जानना अपने को जरूरी है, बहुत अच्छे से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, तो एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित होती है। और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह, जो एक विशेष प्रयोजन या स्पेशल पर्पस के लिए लिखा है। बस निर्देशों का समूह है एक। तो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है, इसमें दो प्रकार हैं। अब इन दोनों प्रकारों में क्या है कि अलग अलग चीजें हैं। अब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे अपने मान लो ये PC है, तो विंडो का तो सभी को पता होगा। तो विंडो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक OS आता है जो आईफोन का आता है। तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक ये iOS है, सॉरी। तो ये सारे क्या है कि इनके अकॉर्डिंग चलेगी, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है इनके अंदर चलेगी, मतलब एप्लीकेशन विंडो सिस्टम सॉफ्ट, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्या है, निर्भर है। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई काम की नहीं है, चलेगी नहीं। तो आपका पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसमें आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर भी आ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा। तो ये सारी आएंगे। इसमें आपके सेपरेट शीट, प्रेजेंटेशन, PPT वगैरह, वर्ड प्रोसेसर, इमेज एडिटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आपके फेसबुक, टेलीग्राम, सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। इनको अपने नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो आपको सारे दिख रहे होंगे, ये विंडोज है, iOS है, अब उबंटू है, मैक OS है, एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड है ये भी आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको याद रखना है। एंड्रॉइड का वैसे मतलब होता है दोस्तों, जो एंड्रो वर्ड यूज होता है वो आदमी के लिए होता है, और आदमी के जैसा एंड्रॉइड का मतलब है। अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है, कौन सा आपके एग्जाम में ये नहीं आएंगे, ये सभी को पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज, iOS। उबंटू का नाम आएगा, उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ब्लैकबेरी है, Xbox है, ठीक है, एंड्रॉइड है, ये सारे आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मैंने आपको बताया ये इन पे निर्भर होते हैं। तो इसमें जो भी वर्ड, एक्सेल है आपका, स्काइप हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी जो एप्स होती है ना, जितनी भी, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। तो एप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगी, सीधी सी बात है कहने की। अब बात करते हैं दोस्तों, यही सेम बात सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने जाना वही बताई गई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लेना। अब इसमें भी अलग अलग जैसे भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने देखा था कि इसके अलग अलग भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये मतलब वो सुविधाएं देता है एक प्रकार से कि आप हाँ ये वाली एप्लीकेशन कर लो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसको। मतलब कंप्यूटर और जो यूजर होता है, मतलब अपने हैं, इनके बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज OS कंप्यूटर पे सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज सभी को। इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स OS और कुछ भी विशेष एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्बेडेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम, इस प्रकार के। फिर यूटिलिटीज की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। कौन कौन सी है, जैसे अवांछनीय फाइलों को हटाना,
ठीक है। डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए जो उपयोगी होती है वही ये यूज करता है। सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे कोई आपको देखो कोई भी चीज है, साउंड यहाँ पे लाना है आपके पीसी में, तो आपको वहां पे साउंड के ड्राइवर लगाने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें हैं। सर्वर की बात करें तो अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए यहाँ पे सर्वर की आवश्यकता भी होती है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। अब इसमें क्या है कि आपके डिफरेंस दिया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। संपूर्ण उपयोग पहले कार्य को करने में सक्षम बनाता है, उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये तो क्या है कि पूरा आपको देगा स्पेस, और इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये अंदर बैठा होगा, ये भी अंदर इसकी भी अहम भूमिका है। ये आपका जैसे आपको पीपीटी बनानी है पावर पॉइंट, तो यहाँ पे ये पूरा स्पेस आपको प्रदान करेगा एप्लीकेशन, जहाँ पे आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। लेकिन आवश्यकता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है। एप्लीकेशन क्या है कि अपने को जरूरत होती है वही करते हैं। अपने मोबाइल में भी तो ऐसे ही करते हैं, फालतू की ऐप्स तो नहीं करते, जो अपने को जरूरत होती है वही ऐप्स करते हैं। अब हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जो भी कंप्यूटर है उसको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हर एक कंप्यूटर को एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए हो सकते हैं। ये दोनों ही बातें सही है। निर्भरता की बात करें तो इसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपको डिफरेंस लेके चलना है। फंक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन को रन करने तो आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो हर कोई एप्लीकेशन हर कोई मतलब सिस्टम पे नहीं चलती। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके एप्पल में चलेगी, तो उस पे भी आपके थोड़ा मतलब ध्यान रखना है आपको कि सिस्टम जैसे iOS की एप्स अलग होती हैं कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, और विंडोज की कुछ ऐप अलग होती हैं। तो उन चीजों में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस लेके चलना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, ये इसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद करना। फिर यहाँ पे देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वेब ब्राउजर वगैरह जितने भी होंगे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। बाकी हम लोगों ने जान ही लिया। तो ये एप्लीकेशन है जैसे व्यापार की, शिक्षा की, बैंकिंग की, जितनी भी सारी एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगी। अब इसमें ये आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे पूरा MS वर्ड वगैरह जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। अब वेब ब्राउजर के नाम वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं आपको। सफारी वेब ब्राउजर है, यह ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। हार्डवेयर शब्द जो कि कंप्यूटर प्रणाली की कोई भी घटक कंपोनेंट की भौतिक उपस्थिति, यही मैंने आपको बताया फिजिकल। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंटेशन मतलब आप उसको छू सकते हो तो वो हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हो, केबल हो गया, स्विच हो गया, ये सारा आपका हार्डवेयर कहलाएगा। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, उसके अंदर चीजें अपने टच नहीं कर सकते, तो वो सारा आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है। सीपीयू भी इसका एक जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग के रूप में वर्गीकृत अपने इसको करते हैं। उसे जो सीपीयू है इसको इसका क्या अपने क्या करते हैं, पेरिफेरल जो डिवाइस है इसके रूप में संदर्भित करते हैं। पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। जो पेरिफेरल उपकरण है उन जो ये नाम है ना टर्म्स पेरिफेरल डिवाइस, तो इनको आमतौर पर क्या है कि जो इनपुट डिवाइसेज है उनके लिए यूज ये जो टर्म्स है वो यूज की जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब हार्डवेयर में आपके क्या है कि ये सारे अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये पूरे करेंगे कि इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कि ट्रैक बॉल, टच पैड, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है डिवाइस, ये प्रोसेसिंग, ये आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं, स्टोरेज दे रखा है, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों ये बेसिक था कंप्यूटर का, जिसमें हमने क्या जाना कि पीढ़ियां याद रखनी है आपको। पीढ़ियों में क्या याद रखना है कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी में क्या क्या अपने यूज कर रहे थे। ठीक है। जैसे पहली में अपने क्या वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, दूसरी में अपने क्या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, तीसरी में आईसी आ गए, फिर अपने क्या है कि सेमीकंडक्टर आ गया, फिर आपका यहाँ पे यूएलएसआई सिस्टम आ गया। ठीक है, वीएलएसआई से यूएलएसआई आ गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया दोस्तों तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।